2 मिनट के अंदर सोच के पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री बिजनेस कुछ भी आप जानते होंगे एग्जाम्पल पैटर्न में टूटा और बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। करिए एग्जाम्पल दीजिए सिर्फ ऑफ अ कंपनी फॉर अ कंपनी कुछ भी चीज आप एग्जाम्पल दीजिए केवल हो सकता है आपने पेपर में पढ़ा होगा तो आप चीजों Netflix, Ola, Uber, they broke the pattern, right? They broke the pattern. Traditional company. It was a pattern. फर्स्ट थिंग वेयर इज अ पैटर्न देयर इज अ लॉ। कोई पैटर्न कभी नहीं टूटता। आपने किसी का पेन दे देता हूँ आप अपने देखिए ये लाइन जो ए से एफ तक गई अगर इसकी सेंटीमीटर में दूरी नापेंगे तो कितनी होगी? मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। अब आपने जो पैटर्न बनाया ये दूरी कितनी होगी? ज़्यादा ही होगी। कम 30 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे ये जस्ट डबल, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो बी सी डी ई एफ सब करना पड़ा ना। पैटर्न तोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आपका खर्चा डबल हुआ, ठीक है, आपका टाइम ज्यादा हुआ, टाइम इज मनी, आपका जो नुकसान हुआ वो 200% के आसपास पहुंच गया। पैटर्न कभी नहीं टूटता। नेटफ्लिक्स ने पैटर्न ही फॉलो किया, ठीक है, पैटर्न कुछ नहीं तोड़ा उन्होंने पैटर्न सेट किया। दोनों अलग अलग डेफिनेशंस है। पैटर्न तोड़ना, पैटर्न सेट करना। दुनिया में कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस पैटर्न तोड़ के नहीं हुआ, कोई एग्जांपल नहीं है। क्यों? आप जब शुरू करते हैं, मान लीजिए हम लोग इकोनॉमिक्स पर जाते हैं, ह्यूमन इज एन इकोनॉमिक यूनिट, एवरीबॉडी नोज, ठीक है। सोशलॉजी किनारे करते हैं, इकोनॉमिक और बिजनेस पे आ जाते हैं, ठीक। आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल एक सर्टिफिकेट बना के देता है, बेबी रोली, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहला नाम हुआ रजिस्ट्रेशन आपकी फर्म का, बेबी रोली, ठीक। आप नगर निगम के पास जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आपके नाम को लीगलाइज किया जाता है कि नहीं ये नाम चलेगा। आपकी एजुकेशन होती है, हाई स्कूल जाते हैं, वो फॉर्म ये तय करता है पूरी जिंदगी आपका नाम ये चलेगा। सेट पैटर्न है, कहीं कुछ टूटा नहीं टूटा। आप क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक डिग्री लेते हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, काम के लिए एलिजिबल घोषित होते हैं। लॉयर है तो लाइसेंस लेते हैं, इंजीनियर है तो AIME में जाते हैं, डॉक्टर है तो आप मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको सब देयर इज अ सेट फॉर्मेट। अब इसमें से एक तोड़ के देखिए, आप कुछ भी होंगे नहीं होंगे ना। कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं हो, किताबों में लिखा होता है कि फॉर्मेट तोड़ो ये हो जाओगे। कहीं कोई फॉर्मेट नहीं टूटता है, फॉर्मेट सेट होता है, वो वैसे ही जाता है, सिर्फ चेंजेस होते हैं। हो सकता है ए और बी, आपको बी को बाईपास करना है, आप सी पे चले गए, ठीक है, लेकिन आपको बी से सी तक आना है, फिर भी बी कवर करना ही करना पड़ेगा। बी से डी कर दें तो आपकी जो वो है लाइन चेंज होगी, लेकिन आप कवर सभी को। अब बस इतना ही है कि आप उसमें अपने समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब बर्बाद करेंगे। तो पूरा जो है पैटर्न फॉलो करना होता है, यही लॉ है पूरा जो हम लोग कहते हैं कि लीगल इंडस्ट्री में करना। जैसे आदमी का वो हुआ, इंडस्ट्री में भी क्या होता है, मान लीजिए कि पुलकित आप जो है आपने वो किया, सोचा कि बिस्किट ही फैक्ट्री बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने लैंड एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करी, ठीक है, हॉस्पिटल गया ना, लैंड एक्वायर करी, लैंड एक्वायर करने के बाद आपने फिर क्या किया? आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी ली कि क्या आप हम इस पे खुदाई चालू कर सकते हैं। फिर आप जाते हैं तो आप पता चलता है कि आप किसी सेमी नोटिफाइड एरिया में या किसी में भी हैं, तो आप JWD जाते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि अब आपने बना तो लिया, ये मकान मान लीजिए कोई भी मकान, तो मकान इज एन स्ट्रक्चर होगा। मकान तो हम लोग बताते हैं क्योंकि नगर निगम में वो दर्ज है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब उसी मकान को हमें फैक्ट्री में कन्वर्ट करना है तो फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा। कमर्शियल है तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो दिस इज द लॉ जो पैटर्न पे चलता है। अब इसमें एक भी पैटर्न आप थोड़े घर के अंदर इंडस्ट्री चला देंगे, आपका घर टूट जाएगा, है ना। इंडस्ट्री के अंदर रेजिडेंशियल बना देंगे तो वो इंडस्ट्री टूट जाएगी। तो आप कहीं भी कोई भी चीज़ जो पैटर्न है, जो कानून के हिसाब से उनको चेंज नहीं कर सकते। पूरी इंडस्ट्री, पूरे बिजनेस में सेट फॉर्मेट, सेट पैटर्न है, उन्हीं को फॉलो किया जाता है, केवल हम लोग चेंज करते हैं। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? नेटफ्लिक्स ने एक नया मार्केट वो किया, जिसके लिए जैसे आपने उदाहरण दिया, एक सेकंड शीट है आपके सामने, इसमें देखिए बीच में एक केक बना हुआ है, लिखा हुआ है, और इसके चारों नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें टारगेट क्या है, फोकस एरिया क्या है।
और अपने हिसाब से अपने मन से बताइए इसमें टारगेट एरिया क्या है, फोकस एरिया क्या है। कहाँ जाना होगा, इधर की ना मिले, टारगेट तो कस्टमर्स हैं। तो आपको मुझे बताना नहीं है, आपको उसमें लिखना है कि कौन है ये बताइए पहले। रोली ने जो कहा है कि टारगेट इज कस्टमर और एंड फोकस इज प्रोडक्ट। आप तीन लोग, आपका क्या है? मेरा तो बोथ आर द सेम। टारगेट हमारी जो ऑडियंस है वो भी है, उसी पे फोकस है। ओके। और मिस्टर फोन वाले बाबा आपका क्या है? मेरा सर टारगेट इज आइसक्रीम एंड फोकस इज सीता एंड गीता। ठीक है, आपका मनीष जी? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पैराडाइम शिफ्टिंग की तरफ चलते हैं। पैराडाइम शिफ्टिंग जानते हैं नहीं? मान लीजिए कि सीता जो है, सीता एगले मान लीजिए केक नहीं खाती है, ठीक है? सीता को हमने टारगेट वो किया हुआ है कि सीता को केक बेचना है, सीता केक नहीं खाती है। सीता को किस में बदलना है? गीता में। आपको सीता नहीं, गीता को बेचना है, क्योंकि जाहिर सी बात है केक तो है ही है, आपको सेल तो करना ही, प्रोडक्ट आपने बना तो दिया ही है, ठीक। अब ये बताइए फोकस क्या होगा और टारगेट क्या होगा? फिर से पैराडाइम शिफ्टिंग के बाद ये डाइवर्सिफिकेशन, ये मालूम है, ये आप नुकसान कराएंगे, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में। एक आदमी के लिए आप पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे, आप जो है गड़बड़ कर देंगे। सीता को मैं ऑफर दे But देंगे personalization दोस्तों के लिए, क्योंकि सीता को गिल कर सब ऑफर। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसमें पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया में जितने स्टार्टअप्स शुरू हुए उस पर से 98.7% फ्लॉप हो गए, ठीक है? कितने बचे? 1.3%। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो रोली जी ने कहा, टारगेट कस्टमर रहा और फोकस प्रोडक्ट रहा। आप कस्टमर की तरफ चलते रहे, आप कस्टमर ढूंढते रहे, व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? कस्टमर कैसे हो सकता है? कोई भी आदमी, आप लगातार पूरा उस पर करेंगे, आप कितनी पैराडाइम शिफ्टिंग करेंगे? आप नए प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे, नए प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, नई पूंजी चाहिए लगातार। नतीजा क्या हुआ? उन जितने भी स्टार्टअप्स थे उन्होंने फंड उठाने शुरू किए, प्राइवेट मार्केट से, लेवीड मार्केट से, फंडर्स से, हर किसी से, है ना? और वो प्रोडक्ट बढ़ाते गए। तो उन्होंने क्या किया? टारगेट बना दिया इसको, फोकस किया, मतलब टारगेट बना दिया कस्टमर को, फोकस किया प्रोडक्ट पे, बनाते गए बनाते हुए। अब मान लीजिए कि एक केक है, अगर सीता केक नहीं खाती है या एगलेस खाती है, तो क्या एक आदमी क्या आप एगलेस केक बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, ठीक है? आप सिर्फ पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, आप गीता को हटा देंगे। It's not your target. गीता, हाँ, बिकॉज वो आपका टारगेट नहीं, आपका टारगेट केक है, आपको केक बेचना है। आप गीता को ले सीता को ले आएंगे। सीता आपका फोकस है, टारगेट तो आपका केक बेचना है। अगर वो टारगेट हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट चला जाएगा, आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। हमारा फोकस आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर। आप जनरेट करिए ना, प्रोडक्ट सामने लेके आइए। लेकिन अगर अमित शुक्ला ये नहीं खाएंगे सैंडविच, तो क्या ये सैंडविच बर्बाद हो जाएगा? आप कहेंगे कि नहीं, ये वो सैंडविच है, अमित शुक्ला की दूसरा लाओ। 11 लोग जहाँ पे ये सैंडविच खा रहे हैं, मेरे लिए एक पूरा सैंडविच पकेगा, ठीक है? वो अमित शुक्ला खाएंगे तो क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, उस पर अलग से उतना ही पैसा लगा जितने में 11 लोगों का लग रहा है। तो क्या होगा? आप नुकसान में आ जाएंगे, क्योंकि आप पैसा लगातार करते रहेंगे। आप पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो आप नुकसान में आ जाएंगे। और यही वजह रही कि जितने भी स्टार्टअप्स हुए वो फेल हुए। उन्होंने लगातार पैसा से प्रोडक्ट बढ़ाने में, रेंज में खर्चा किया, कस्टमर जनरेशन में नहीं किया। मेरा फोकस तो एम्प्लॉई पे था। एम्प्लॉय तो यहाँ कोई है ही नहीं। बिना एम्प्लॉई के यू कांट डू एनीथिंग। एम्प्लॉय जो है आपकी मशीनरी का पार्ट है ना? एम्प्लॉय अभी एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कि क्या अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट एंड कस्टमर। मतलब आपको जो है टारगेट बनाना चाहिए, आपको किस पे बनाना चाहिए? इसीलिए वो है ना, जो पहला जो मैंने कहा कि जो हमारा ये है पैटर्न क्या है? पैटर्न आप छेड़छाड़ करेंगे, आप नुकसान आएंगे। दूसरा ये कि पैटर्न टूटता कैसे है? पैटर्न तब टूटता है जब आप ये काम कर रहे हैं जिस तरीके से। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? नेटफ्लिक्स ने कोई प्रोडक्ट अपने, नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले क्या किया? नेटफ्लिक्स का टारगेट था अपना प्रोडक्ट बेचना, फोकस किया उन्होंने कस्टमर पे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं किया था ना,
उन्होंने सबसे पहले यूएस को टारगेट किया, हाँ। सारी चीजें करी, वहां पे अपना वो करा, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अब आप उनसे कहें कि नहीं साहब मैं भोजपुरी ज्यादा देखता हूँ, भोजपुरी का मार्केट ज्यादा है इस उत्तर प्रदेश में, तो आप भोजपुरी के सीरियल बनाने लगिए, वो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो पूरे ओवरऑल देखेंगे तो 0.0 कुछ बैठेगा, उसके लिए वो पूरा प्रोडक्ट जिस पे करोड़ों रुपए खर्चा होगा नहीं बनाएंगे। वाइडर कस्टमर बिल्कुल, तो वो टारगेट उनका प्रोडक्ट बेचना है, उनके सीरियल बेचना है, एज पर द कस्टमर रेंज जो है, वो पैराडाइम शिफ्टिंग भी नहीं करेंगे। वो आपके लिए नया चैनल बनाएंगे क्या? उन आदमियों के लिए जो है, अब पूरा तो सैटेलाइट का सिस्टम है, खर्चा उतना ही होना है जितना वो अभी कर रहा है, हाँ करेक्ट। उतना पैसा नहीं मिल रहा तो वो नहीं करेंगे। तो क्या टारगेट है? केक बेचना, ना कि सीता और गीता सबको मैनेज करना कि नहीं वो सब केक खाएं, पैसा नहीं हो सकता। केक ही का होना चाहिए टारगेट। तो देयर इज अ सेट पैटर्न, जॉब ये है इसमें। आप जबरदस्ती किसी को भी वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते जो वो नहीं लेना चाहता। देयर इज अ सेटेड लॉ, ठीक है? सही बात है। ये एवरी मूव, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, दैट इज गवर्न्ड बाय द सेटेड लॉ, करेक्ट। ठीक है? ये दूसरी चीज हुई। इसी वजह से जो है ये हो रहा है कि जितने भी स्टार्टअप्स वो हो रहा है वो सिर्फ पैसा ले रहे हैं मार्केट से, तमाम चीजों को, लेकिन एक समय के बाद वो ढप हो जा रहे हैं। ठप हो जा रहे हैं। भारत के भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, QR कोड है, ठीक है? वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते और उसको बहुत ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे। हर किसी के साथ ये चीज़ है भविष्य में। पेटीएम में भी तो ये हुआ है। पेटीएम में हुआ, क्यों? पेटीएम लीडर था, सबसे पहले शुरू हुआ तो सबसे पहले गया, तो सबका वो ये पैटर्न है। पेटीएम, कोई और पे, ज़ेप पे, रूपे, भारत पे, दिस इज द पैटर्न। जो चीज़ जिस तरीके से उठी है उसी तरीके से नीचे आएगी। ए अगर जाया है, ए और बी के बीच में मान लीजिए 30 डेज का डिफरेंस है, तो 30 डेज पे बी जाएगा ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पैराडाइम शिफ्टिंग आपके कस्टमर बेस पर हो सकती है, आपकी वर्किंग में पैराडाइम शिफ्टिंग हो ही नहीं सकती, आपके मैनेजमेंट में कभी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, कुछ नहीं हो सकता। ट्विटर के साथ क्या हुआ? एलन मस्क ने यही गलती करी। एलन मस्क ने जो किया वो पैराडाइम शिफ्टिंग था। नतीजा क्या हुआ? लगातार इस्तीफे हुए, 30% से ज्यादा बड़े एम्प्लॉयज उनके मैनेजमेंट है वो इस्तीफा दे चुका है। आज की स्थिति में उनके पास काम करने के लिए कोई नहीं है। अब वो बोट पे जाना चाह रहे हैं जिससे कि वो करें, लेकिन बोट सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो दिस इज द पैराडाइम शिफ्टिंग कि आप कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। कौन सा सिस्टम? बोट दैट इज अ रोबोटिक सिस्टम कि आप पहले सेट कर देते हैं तो वो अच्छा, व्हाट्सएप। तो वो उस पर वो नहीं चल पाएगा, ठीक? क्योंकि वो AI पे जाएगा और AI सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगी क्योंकि AI कभी ह्यूमन माइंड रीड नहीं कर सकती। तो ये पैराडाइम शिफ्टिंग का वो है। आपको ये तय करना है कि प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि कस्टमर पे करना है। आप कस्टमर बनाते जाइए, प्रोडक्ट आपका नहीं है या बेकार है, क्या करेंगे आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रिलायंस आगे चल रही है। इसीलिए रिलायंस आगे चल रही है। कुछ कंपनीज है जिनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक रिलायंस जो है वो, और दूसरी है कोको कोला एंड रिलायंस, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। कस्टमर बेस तैयार करना, कस्टमर उसी हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना है ना, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो करना। वो कस्टमर की तरफ नहीं करते। आप ठीक है जियो मत लो, मास कस्टमर। आप एयरटेल लोगे वो स्पेक्ट्रम खरीद लेंगे, है ना? वो कमाएंगे। आप उनका फोकस आप पे है भी नहीं, आप मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, तब भी इसके बावजूद वो कमाएंगे। सही बात है। तो ये हुआ। और एक चीज हम लोग काफी चीजें वो करते हैं, एक थर्ड शीट है आपके उसमें कि बिजनेस में स्टेक होल्डिंग्स की बात आती है ना। हाँ, अब इस पे देखिए कि आपके बिजनेस में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में कौन कौन स्टेक होल्डर है। ठीक है। दिस इज द मेजर पॉइंट। वाइफ। ये पूरी इकोनॉमी में स्टेक होल्डिंग का क्या मतलब रहता है? स्टॉक होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर। स्टेक कह रहे भाई, मेरा स्टॉक होल्डर की बात सबसे ज्यादा स्टेक तो बिग यार वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेकंड डायरेक्टर है, हाँ। प्रमोटर डायरेक्टर, उनका नाम नहीं लिखना है, स्टेक होल्डर लिखना है। स्टेक होल्डर। उनको लिख सकते हो तो हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है अभी। ओके। हिंदुस्तान में, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट का किसी भी से करिए, बेसिकली वो ट्रेजरी से आता है। इंडिया इज अ ट्रेजरी इकोनॉमी। दुनिया के
60% कंट्रीज है वो ट्रेजरी, तो ट्रेजरी से आता है पैसा, किसी की भी जेब से आए वो ट्रेजरी से ही निकलता है और वो आता है आपके पास, ठीक है। तो जो कि ट्रेजरी से पैसा आता है, तो आपका प्राइमरी स्टेक होल्डर जो होता है वो स्टेट होता है, गवर्नमेंट जिसको नॉर्मली बोलते हैं। आउट ऑफ 10 वेरी गुड, नहीं लिखा तो मैं चीटिंग करा। बाद में ये देखो सर, ये 3 इडियट्स वाले आमिर खान है, मतलब और टॉप गवर्नमेंट से क्यों आता है, एक छोटा सा एग्जांपल वो करिए। जैसे आपने कोई भी इंडस्ट्री लगाई, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पैसा थोड़ा लगाया, बैंक से लेते हैं, बैंक के पास मनी फ्रॉम ट्रेजरी, ठीक, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो कहती है कि ठीक है आप 100 करोड़ लगाओ, 20 करोड़ सब्सिडी दी है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास 100 बीघा खेत हो और कोई आपका लेने जाए, वो कहो नहीं हम 100 के दाम में आपको 120 दे देंगे, वो तब होगा जब आप उसके मालिक हो। मीन्स जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो ट्रेजरी की है, यानी स्टेट की है, स्टेट इज स्टेक होल्डर, ठीक। एक एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कहीं भी किसी भी उसमें भी, 15 लाख करा, 20 लाख करा, उस पर वो टैक्स रिबेट लेता है 20 लाख पे। टैक्स रिबेट जैसे ही वो लेता है, वो पैसा भले उसका पर्सनल पैसा हो, वो पब्लिक मनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो पब्लिक मनी में कन्वर्ट हुआ, दैट इज मनी फ्रॉम द ट्रेजरी। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपके सारे बिजनेस में, चाहे आप स्कूल चला रहे हो, चाहे आप पेप्सिको इंडिया चला रहे हो, आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगा स्टेट, यानी गवर्नमेंट। सही बात है, जब हम चोरी करेंगे तो जीएसटी गवर्नमेंट, और क्यों होगा, आपके सारे लाइसेंसेस गवर्नमेंट देगी, सारी चीजें गवर्नमेंट देगी, रिव्यू करेगी और वो ये तय करेगी आप कितने साल तक चलाते रहे। आपकी मर्जी नहीं है कि आप 20 साल चला रहे हैं बिजनेस या 30 साल चला रहे हैं, स्टेट की मर्जी है, उन कंप्लायंसेस की मर्जी है कि जो आपको इस बात के लिए अनुमति देते हैं समय समय पे कि आप उसको रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आप इस सीन में कहीं नहीं है कि आप अपने बिजनेस में स्टेक होल्डर। दूसरा स्टेक होल्डर आगे ट्रेजरी से, जब आप मनी को शिफ्ट करना शुरू करते हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो कहाँ जाती है पहले मनी हाँ, क्या खरीदते हैं सामान जिनसे, वेंडर्स के पास गया, वेंडर्स के पास गई, जब वेंडर्स के पास जाती है तब उस समय आप क्या पे करते हैं, आप जीएसटी पे कर रहे हैं ना। आपके हर मूव पे, भले वो थर्ड पार्टी मूव है, द मेजर स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट अगेन, ठीक। आपके कस्टमर के पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है, व्हाट यू गेट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिल गया अभी, नहीं, आप सबसे पहले आप सब रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, रेवेन्यू मीडिया का बनाया हुआ वर्ड है, रेवेन्यू केवल स्टेट जनरेट कर सकता है और कोई नहीं करता। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, जहाँ राज है वही पैसा, इनकम, वो आप इनकम करते हैं, इनकम बेसिकली, ठीक है, जिसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं कि इतना वो आ गया। फिर जो नेट इनकम होती है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। उस प्रॉफिट पे आप फिर क्या देते हैं, टैक्स टैक्स देते हैं। तो दो तरफ से, तो रेवेन्यू बेसिकली आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में लिखा रहता है ना रेवेन्यू, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो लिखे, जैसे एक वर्ड होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष, एक होता है कंपनियों के द्वारा जनरेट किया गया रेवेन्यू या राजस्व, ये तीनों ही फर्जी वर्ड है। कोई भी सत्ता पक्ष नाम का वर्ड नहीं है। देयर इज अ ट्रेजरी वेंचर, क्योंकि देश के खजाने पे जिन लोगों का कब्जा होता है, देयर ट्रेजरी वेंचर्स जिनकी सरकार होती है। द अदर वर्ड इज प्रॉक्सी वेंचर। अगर मान लीजिए फेल हो जाते हैं या किसी वजह से माइनॉरिटी में आ जाते हैं, तो हु विल टेक ओवर द प्रॉक्सी वेंचर्स, जिसको हम लोग प्रतिपक्ष बोलते हैं, विपक्ष नहीं। प्रति का मतलब होता है आपकी कॉपी, आपके अगेंस्ट में नहीं। तो ये विपक्ष का जो वर्ड है, ये मीडिया का और लेमन पर्सपेक्टिव है। प्रतिपक्ष और प्रॉक्सी वेंचर, दिस इज द प्रॉपर वर्ड जिसको यूज करते हैं। राजस्व केवल राज यानी कि स्टेट को करता है, जनरेट करता है, आप नहीं करते हैं, आपसे पैसा करते हैं। आप जो देते हैं वो राजस्व है, वो स्टेट का है। तो द मेजर स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। द सेकेंड स्टेक होल्डर आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। आप सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करते हैं, स्टाफ पे ना। तो द सेकेंड मेजर स्टेक होल्डर कौन है, मेजर एम्प्लॉइज है। क्योंकि आप एक कंपनी का अप्रॉक्सीमेट जो है 20 to 30% जो वो है वो उस पर खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इनकम जनरेट करने वाला जो पार्ट है वो है जिस पे आप 30% खर्चा कर रहे हैं। वही तो इनकम जनरेट करता है, आप थोड़ी ना करते हैं। हम लोग लास्ट में बचता है कि लॉस तो वो तो द सेकंड मेजर स्टेक मतलब होल्डर, 5 स्टार में दिखाते हैं कि चेक इन डाल रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है इनके पास। तो मेजर सेकंड स्टेक होल्डर है
एम्प्लॉय, ठीक है। थर्ड मेजर स्टेक होल्डर कौन है? थर्ड मेजर स्टेक होल्डर फैमिली, वही सब पैसे ले जाते हैं सर, कुछ बचता ही नहीं है। हाँ? नहीं, वेंडर्स आर नॉट स्टेक होल्डर्स। Clients, and the companies which are working with me. आपके एम्प्लॉइज या Helpers. थर्ड मेजर स्टेक होल्डर इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इकोलॉजी, Ecosystem. इकोसिस्टम। वही तो आपको कर रहे हैं कि आप वहाँ काम कर पाए, नहीं तो कैसे करेंगे आप कोई भी, मान लीजिए कि आप कोका कोला है, आप नोटिफाइड एरिया में लगा सकते हैं इंडस्ट्री? नहीं लगा सकते। सेमी नोटिफाइड में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आपको चाहिए नॉन नोटिफाइड एरिया, तब आपको परमिशन मिलेगी, हाँ साहब आप कोका कोला वो कर रहे हैं। आप अगर रेयन इंडस्ट्री लगाते हैं कपड़ा बनाने के लिए या किसी भी तरीके से कोई भी फाइबर वगैरह, क्या आपको लगता है कि आपको राजस्थान में उसकी परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ेगा जहाँ पे पानी होगा। पूरी दुनिया में चिप का जो वो है क्राइसिस है, वो क्यों है? इसलिए क्योंकि एक चिप बनाने में 10,000 गैलन लीटर पानी खर्च होता है। कोई कंट्री अपने यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना चाहता एक्सेप्ट चाइना और ताइवान। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पूरे देश की ज़रूरत पूरा करने के लिए अगर चिप वो हो, तो आपके पास इतना पानी खर्चा होगा कि आपका जो नॉन नोटिफाइड एरिया है कुछ सालों में सेमी नोटिफाइड और नॉन नोटिफाइड में वो नोटिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना पानी खर्च होता है? बहुत पानी खर्च होता है। तो इसलिए आप देखिए दुनिया में कहाँ बनती है चिप? चाइना में बनती है। चाइना से हमारा बिजनेस रिलेशन वो हो गया, पूरी दुनिया के हो गए। दुनिया डिपेंड हो गई ताइवान पे। नतीजा क्या हुआ? 1000 चिप आती थी, वहाँ 70 चिप आने लगी। शॉर्टेज हो गई। जितने भी अभी तक ये बनाते थे ना, जितने भी प्रिंटर वगैरह के चिप वाला वो टोनर और ये सब के साथ नहीं होगा, सबने नॉर्मल टोनर बनाने शुरू कर दिए। आप जाइए नॉर्मल टोनर वो लीजिए। जितने भी प्रिंटर हैं, जो 8000 का आता था 14,000 कॉस्ट है आज। क्यों? क्योंकि नहीं बन पा रहे हैं। गाड़ियों के साथ क्या हुआ कि 6-6 महीने 8-8 महीने 10-10 महीने की वेटिंग लगी हुई है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ। और ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है ना क्राइसिस कम हो, तो क्यों अपने इंडस्ट्री नहीं लगाती? चलो लगाए ना, पाकिस्तान लगा ले, इंडिया लगा ले, श्रीलंका लगा ले, सब पूरी दुनिया बड़ी, यूरोप लगा ले, ब्रिटेन लगा ले, क्यों नहीं लगा ले? क्योंकि एनवायरमेंटल इकोलॉजी इस बात की परमिशन नहीं देती कि आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करें, ऐसे प्रोडक्ट लाए जो आपके पानी को इतना ज़्यादा खर्च करें। इसलिए तो थर्ड स्टेक होल्डर इकोलॉजी और एनवायरमेंट, वो ये तय करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यस। और चौथे नंबर पे आते हैं आप, जिसका पैसा लगा होता है। क्यों? आप तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? वो आप आ रहे हैं। ये हो गए स्टेक होल्डर। बाकी इस पर कहीं कोई स्टेक होल्डर नहीं। तो ये है पूरी, इसको कहते हैं जितना भी बिजनेस इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्टेक होल्डर। बगैर इसको समझे बगैर आप दुकान तो खोल सकते हैं, आपको इंडस्ट्री नहीं चला सकते। सबसे पहले ये आपको वो करना पड़ेगा कि आपका ये स्टेक होल्डिंग पैटर्न किस तरीके का है, आप समझ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से कितना चाहिए, अपना कितना लगा रहे हैं, उसके बाद आप कैसा स्टाफ रखना चाह रहे हैं, हाईली स्किल्ड रखना चाह रहे हैं, सेमी स्किल्ड रखना चाह रहे हैं, इससे नॉर्मल स्किल्ड रखना चाह रहे हैं, किस तरीके का। थर्ड, क्या आपको वो जगह, वो स्टेट, वो सारा एनवायरनमेंट सूट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए या नहीं कर रहा है। तब आप फाइनली किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं और खुद उस पायदान कुछ आप लास्ट के स्टेप होता है। नॉर्मली लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद करते हैं। तो क्या होता है कि 10 साल बाद जामगढ़ राजस्थान से कोका कोला बना दिया जाता है, ठीक है। बुलंदशहर से 12 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हटा दी जाती हैं और तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों ने बगैर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट समझे हुए इंडस्ट्रीज लगा दी, उनको बंद कर दिया। आप अल्टीमेटली नुकसान ना, क्यों? क्योंकि आपने ये स्टेक होल्डिंग पैटर्न समझा ही। तो पूरे लॉजिस्टिक्स में जा रहा है। Amazon ने पूरी दुनिया में सबसे पहले समझा कि लॉजिस्टिक्स की सबसे पहले लॉजिस्टिक पे घुसा Amazon ने कुछ नहीं किया सिवाय वेयर हाउस तैयार किए, कंपनियों से कांटेक्ट किया, कोई प्रोडक्ट नहीं उसका, कोई सारी चीजें नहीं, सिर्फ दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट, वेयर हाउसेस, कहीं इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसके साथ। सही बात, फैक्ट्री बनाई नहीं कोई। तो ये मॉडल है उसका जिसने पूरी दुनिया का हो सकता है। क्यों? उसको पूरी दुनिया में अगर फैलना है तो उसको सिर्फ एक ही सेगमेंट पे रहना पड़ेगा जहाँ पे उसको कुछ बनाना ना पड़े।
क्योंकि आपको ज़मीन चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी आप खत्म कर दो, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। तो अमेज़न सबसे वो है। दूसरा उदाहरण कोका कोला नहीं है, पेप्सिको है। कोका कोला दुनिया में कई जगह पे हाथ चला चुका है, पेप्सी ने आज तक हाथ नहीं चलाया। क्यों? पेप्सी हर चीज़ के पीछे इतना रिसर्च करती है, उसके बाद इन्वेस्ट करती है। कोका कोला ने जहाँ देखा कि आज पानी मिल रहा है, आज हम लगा सकते हैं, वो किया है। कोका कोला के पूरी दुनिया में 60 प्लांट्स बंद हुए पिछले 10 साल। क्यों? क्योंकि वो पानी को करते रहे, उनको यही अंदाजा नहीं था पानी कब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट्स ने कहा भाई आप निकल रहे यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हमारे लोगों के पास पानी नहीं बच रहा। ये वो है। गवर्नमेंट ने अभी एक अपना प्लान बनाया था, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर उन्होंने शुरू किया था जब पहला प्लान था इलाहाबाद से, इलाहाबाद, बड़गढ़, चित्रकूट वगैरह, वो सारी चीज़ें। पायलट फेज फ्लॉप हुआ। इसकी वजह क्या है बता सकते हो? चित्रकूट जो है वहाँ पानी बहुत कम है, सिलिका माइंस है, सिलिका माइंस की खदान है। कोई भी आयरन इंडस्ट्री, कोई भी ग्लास इंडस्ट्री, कोई भी कॉटन इंडस्ट्री तब तक नहीं चल सकती जब तक उसके बाद पानी ना हो। आप पानी पाइपलाइन से लाएंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। आप डिग करेंगे, आप कर नहीं सकते। और अगर आप थोड़े बहुत के चक्कर में रहेंगे तो आप 4 साल बाद आपको भरना पड़ जाएगा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये वजह है कि जहाँ पे पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे मॉडल्स जो हैं बर्बाद हुए, सिर्फ इस बात को ना समझने के कारण कि क्या स्टेक होल्डिंग पैटर्न है और किस तरीके से हमको काम करना है। जब भी हम कोई इंडस्ट्री लगाएं, जब भी कोई बिजनेस लगाएं, तो कम से कम स्टेक होल्डिंग पैटर्न को, अपने उस पैटर्न को जो कानून कहते हैं कि कैसे कैसे करना है। आप फैक्ट्री लाइसेंस आपने ले लिया लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी या सीटीओ नहीं लिया, आपके पे ताला लग जाएगा। वो पॉइंट बी है जो आपको करना चाहिए, आपने नहीं किया, आपने सी कर लिया, डी कर लिया। डी के चक्कर में आपकी पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो सेट पैटर्न में छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सारी चीज़ें लेनी है। आपको कोई बचाने वाला नहीं होता जब आप छेड़छाड़ करते हैं। दूसरा, आपको जितने स्टेक होल्डिंग पैटर्न उसको फॉलो करना है। और तीसरा, आपको फोकस और टारगेट ये तय करना है कि फोकस कौन है और टारगेट कौन है आपका। 97.8% इसीलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि फोकस और टारगेट वाला जो कॉम्बिनेशन था वो गड़बड़ हुआ। हमको बिल्कुल क्लियर है सर। आप क्लियर है? आप तो आप Everybody is a stakeholder. I think this is enough.